वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं बड़े मियाँ साहब की जो गुफ्तगू आज तकरीर सामने आई है। मैं मसूद आपसे जानना चाहूँगा, मियाँ नवाज शरीफ की आपने गुफ्तगू यकीनन सुनी है, उसमें भी वो एक मरतबा फिर मुझे क्यों निकाला का बयानिया दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े कम कम आप उनके खिताबात सामने आते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब भी आ रहे हैं तो वो उसी बयानिए पर हमें कायम दिखाई देते हैं जो कि माजी में था उनका। लेकिन इस वक्त वो किससे ये सवाल पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला? आप क्या उनके भाई की हुकूमत है, उनकी बेटी की पंजाब में हुकूमत है, जनरल बाजवा साहब थे उस जमाने में, वो भी अब नहीं है, तो आपको कुछ समझ आई है किन से पूछ रहे हैं वो? जी, मैं अभी देख रहा था कि मियाँ साहब ने आज जो तकरीर की उसके और जरा डिटेल में देखूं तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मियाँ साहब तो ऐसा लगता है जैसे रेलेवेंट रहे नहीं है। उनकी खबर जो है वो अक्सर जगहों पर बजाय ये कि वो हेडलाइंस बनती वो शहर की खबरों में जो है लाहौर की खबरों में मुझे मिल रही है। तो मियाँ साहब जो है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट सियासत में इसलिए नहीं रहे कि वो जो बातें कर रहे हैं वो बातें कर भी रहे हैं और उसका तजाद खुद वो अपनी हुकूमत की शक्ल में मौजूद भी हैं। वो यही कह रहे हैं ना कि मुझे क्यों निकाला गया। तो फिर उन सबको तो ये की जानी चाहिए थी कि किसी को भी उनकी तरह नहीं निकाला जाना चाहिए। अगर निकाला जाए तो मियाँ साहब शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, लेकिन मियाँ साहब ने ऐसा नहीं किया। और मियाँ साहब की जो ये मौजूदा हुकूमत इस बात से इनकार कर सकता है कि ये भी हुकूमत आई है जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत आई थी वाली। और ये तजादात का जो मजमुआ है ना मियाँ साहब की गुफ्तगू, यही असल में प्रॉब्लम है मियाँ साहब के लिए। वो सवाल कर रहे हैं अपने भाई से ही सवाल कर रहे होंगे, वो सवाल कर रहे होंगे उन्हीं लोगों से जिनकी मदद से उनकी इस वक्त की हुकूमत आई है। तो मियाँ साहब शायद माजी से इसलिए भी नहीं निकल पा रहे कि वो ये शौक ही बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनको बुलाया तो गया था बड़े तमतराफ के साथ, बड़े हौसले के साथ, बहुत बड़ा जलसा किया गया था मीनार पाकिस्तान पर। और शायद उनको ये उम्मीद थी कि वजीर आजम बनेंगे, लेकिन वो वजीर आजम नहीं बने। वजीर आजम बने शहबाज शरीफ साहब। तो अगर आप दोनों भाइयों को देखें तो दोनों भाइयों में कोई इख्तिलाफ हमें कहीं नजर नहीं आता, लेकिन एक चीज आप जरूर महसूस करेंगे कि जिस वक्त मियाँ साहब वजीर आजम नहीं बन सकते थे उस वक्त उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुतारिफ कराया। और शहबाज शरीफ साहब ने मौबाना तरीके से, आप शायद फुटेज याद हो, झुककर शुक्रिया अदा किया था कि वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब को वजीर आजम बना दिया गया था। तो मियाँ साहब ने अपने पावर में होते हुए कभी अपने भाई को वजीर आजम नहीं बनाया था। लेकिन जब ये कुव्वत उनके भाई के पास थी तो ने अपने बड़े भाई को वजीर आजम नहीं बनाया, या उन्होंने नहीं बनाया, या जिन लोगों ने बनाया था उन्होंने नहीं बनने दिया गया। तो मियाँ साहब जो है वो अब यही है कि अपनी बेटी के शुरू नहीं, किए हुए मंसूबों में उसमें तो जाते हैं, मसूद वहां रजा पर देखें, गुफ्तगू उनका करते हैं। उनका भी एक वर्जन सामने आता है। वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने तो आपको पता है जब इंतखाबात हो रहे थे उससे पहले मुख्तसर सी बात की थी मीडिया से, उन्होंने कहा था 2/3 अक्सरियत नहीं फिर तो हुकूमत बनाने का कोई फायदा नहीं। तो वो तो 2/3 अक्सरियत के बगैर वजीर आजम बनना ही नहीं चाहते थे। देखिए, कौम ने उन्हें 2/3 अक्सरियत, क्या उनको अक्सरियत ही नहीं दी ना। ये कोई छिपी हुई बात तो नहीं है। मियाँ साहब कभी कह दें कि वो वाकई जीते हैं, अगर वो जीते होते, और कई उनके लोग कह चुके हैं कि अगर वो वाकई अपनी सीट जीते होते तो वजीर आजम बन जाते। शायद खाकान अब्बासी साहब आजकल उनके मुखालिफ तो नहीं है, दूसरी उन्होंने पार्टी बना ली, वो बड़ी इज्जत करते हैं अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब, बहुत करीब से उनको जानते हैं। और वो बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि अगर मियाँ साहब को ये यकीन होता है कि अपनी सीट जीत वजीर आजम बन जाते। लेकिन और देखिए, 2/3 मेजोरिटी होगी तभी काम होगा, ऐसा कहाँ होता है। यानी सही। इंडिया में 2/3 मेजोरिटी वाली कौन सी हुकूमत आई है? लेकिन वहां पे पार्लियामेंट चल रही है, वहां पे तरामीम भी होती है। हमारे यहाँ जो तरामीम हुई उसमें कौन सी 2/3 मेजोरिटी की हुकूमत आई थी? लेकिन अपोजिशन को साथ लेकर चले, पार्लियामेंट चलाने का हुकूमत का तरीका होता है। लेकिन वो हुई है, हुकूमत है, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, मुल्क के माशी हालात को बेहतर नहीं पा रहे। तो ये वजह सिर्फ यही है कि अवामी हिमायत इनके पास नहीं है। अगर बिल्कुल ठीक अवामी है, हिमायत हो तो अवामी मियाँ साहब हिमायत की ना ना ये होने की वजह से गुफ्तगू ये होती, बड़ा ना अहम ये उनका पॉइंट आपने, ना ये उनका शिकवा होगा। जी आपने भी ये बड़ी अहम बात की है। थोड़े आगे बढ़ते हैं। मैं तारिक अजीज साहब, आज मियाँ साहब ने गुफ्तगू करते हुए बहुत सी बातें की, बहुत सी बातें दोहराई हैं।
उन्होंने फिर आवाम से भी शिकवा किया है कि आप भी जरा, आप सड़कों पे उनके पीछे चल पड़ते हैं, बानी पीटीआई के पीछे, तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? ये एक तो जरा बता दीजिएगा कि किस सवाल के हवाले से, यही मुझे क्यों निकाला के हवाले से वो बात कर रहे हैं, या दीगर खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्मेंस के हवाले से? और इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि वो आवाम से ये भी पूछना चाह रहे हैं कि जब मुझे निकाला गया था उस वक्त आप बाहर क्यों नहीं आए थे? क्या ये शिकवे की वही वजह है? क्या वजह है? मियां साहब कहां खड़े हैं, किस बयानिए के साथ चल रहे हैं, और क्या पूछना चाहते हैं वो? इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। आप सदीला साहब बड़े नवाज शरीफ साहब के नजदीक भी हैं, इन्होंने उनकी सियासत को देखा भी है, इनका बहुत आना जाना था। ये जो एक कहानी, एक मिथ बनाई गई है कि नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना था और 2/3 अक्सरियत मिलनी थी, ऐसा कुछ नहीं था। जो लंदन प्लान था उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब सियासत में अभी नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ही बनना था। ये मिथ बिल्कुल गलत है कि नवाज शरीफ को धोखा दे के ले आया गया और शहबाज साहब को बनाया गया। शहबाज शरीफ ने ही बनना था और नवाज शरीफ साहब की मर्जी और मंशा और उनके शहबाज से ही ये फैसला हुआ था। नंबर 1। नंबर 2, ये जो है नवाज शरीफ साहब गिला जो शिकवा है कि क्यों निकाला, या उनका यकीनी तौर पर ये है अभी तक उस शौक से नहीं निकले, और यकीनन उनका शौक, उनका सदमा, उनका जो एक ये मौकफ है काफी हद तक ठीक है। कि आप ये बात देखें, 2018 में मुल्क तो ठीक चल रहा था, 14 से लेकर 17 तक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साल थे, तो वहां पे इकोनॉमी भी ठीक थी, स्टॉक एक्सचेंज भी ठीक था, एक्सपोर्ट भी ठीक थी, CPEC भी चल रहा था, शी जिनपिंग भी आ रहा था। तो कौन सी ऐसी वजह थी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की गई थी? तो उनका जो गिला शिकवा जो होता है अभी भी वो कहते रहते हैं, तो वो किसी हद तक ठीक है। और जो उनका आपने तीसरी बात की कि उनके पीछे कोई नहीं निकला कि आपने लोगों से, उनका बिल्कुल ये गिला भी बजा है और जायज है। और ये यकीनी है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, उनके पीछे पार्टी उस तरह से कोई एहतजाज नहीं हुआ, पार्टी पीछे खड़ी नहीं हुई। जिस तरह आज इमरान खान के पीछे, PTI के पीछे जो है लोग खड़े हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, एहतजाज करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, इस तरह से मुस्लिम लीग नून ने कोई जो है कोई वो रद्द अमल बहुत ज्यादा नहीं दिया। जिस दिन नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, मैं वहां पे मौजूद था। जब मैं बाहर निकला नवाज शरीफ साहब और कोई कैबिना उसके साथ, तो मुझे ख्याल था कि बाहर बहुत बड़ा एहतजाज होगा, लोग होंगे, इकट्ठे होंगे, तो मुश्किल 200 लोग भी शायद नहीं होंगे। उसके बाद भी कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। तो नवाज शरीफ साहब का ये आप समझते हैं, तारक अजीज साहब, आप समझते हैं कि बड़े मियां साहब का जो अवाम से शिकवा है, मुक्तदर हल्कों से तो शिकवा है, लेकिन अवाम से शिकवा भी बजा है? जी बिल्कुल बजा है। अपनी पार्टी से भी शिकवा है, अवाम से भी शिकवा है। तो उनकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि यार एक गवर्नमेंट 2014 से 18 तक थी, 17 तक उनकी 4 साल थे, उसके बाद 4 साल एक और गवर्नमेंट आई, 3.5 साल, 4 साल हुई। तो उनको मुवाजना भी करना चाहिए, किसने क्या डिलीवर किया। वही मैं कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी वो उसमें GDP हमारा 6 पे पहुंच गया था, बाकी CPEC आ गया था, इकोनॉमी ठीक थी, महंगाई की शरह बहुत कम थी। तो भैया नवाज शरीफ का ये हमेशा कहना है कि उन्होंने इस मुल्क को जो तरक्की दी है, मोटरवेज दी हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, CPEC है, जितना भी उनके वक्त में काम हुआ है, उनके दौर में हुआ, ठीक है। उनका शिकवा बजा है, वो इस वक्त जो शिकवा कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम से, जो शिकवा कर रहे हैं वो भी बजा है। लेकिन इसके साथ साथ परवेज सदीला साहब, उन्होंने ज़ाहिर है यही कहा है ना, उनका गुफ्तगू करते हुए, ये भी आपने यकीनन सुनी होगी और आप हमसे बेहतर जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि भेड़ बकरियों की तरह आप जिस तरह से उस शख्स के पीछे चल पड़ते हैं, सड़कों पर आप निकल आते हैं, तो अवाम को ज़ाहिर है भेड़ बकरियां करार देना, बहुत गुस्सा है अवाम पर भी मियां साहब को। ज़ाहिर है फिर अवाम तो अवाम होती है, उनकी अपनी सोच होती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस वक्त बड़े मियां साहब इररेलेवेंट हैं हुकूमती मामलात से भी और मौजूदा सियासत से भी, या मामला कुछ और है? मैं ना एक नाम नहीं कोट कर पाऊंगा, मेरे जहन से निकल रहा है। वो फरमाते हैं कि एक दफा वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए उनके घर पे गए, तो इमरान खान साहब तो उस कमरे में नहीं आए, लेकिन वहां पर एक कुत्ता था, वो आया और आकर इमरान खान साहब की जो कुर्सी थी उसके ऊपर बैठ गया। और हम लोग बैठे हुए कि ये हमारे सामने आके बैठ गया। तो जब इमरान खान साहब आए तो अंदर कमरे में इंटर हुए, तो उन्होंने कहा टाइगर, तो टाइगर नीचे आकर बैठ गया और इमरान खान साहब उस कुर्सी पे बैठ पे जिस पे कुत्ता बैठे हुए थे। मैं नाम नहीं कोट पा रहा, मेरे इस वक्त ज़हन मेरा ये कि उन्होंने ये सुनाया था। तो देखें, भेड़ बकरियां तो ज्यादा बेहतर है ना। इमरान खान साहब तो अपने पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं वो मेरे ख्याल में हम ना ही करें। और दूसरी बात ये कि मियां साहब की ये बात कहाँ गलत है। आप जिस शख्स के पीछे चल रहे हैं या जिस शख्स के पीछे वो जो भेड़ बकरियां जिनको कहा है, क्या
دیا ہے اس شخص نے 3.5 سال میں پاکستان یا 4 سال میں پاکستان کو. میرے ابھی سینئر ہے مسعود رضا صاحب, ہم ان کو سنتے آ رہے ہیں, بڑی عزت والی جگہ پہ ہیں. اب مجھے ذرا بتا دینا کہ میاں صاحب کے تو 565 انہوں نے چیزیں گنا دی ہیں, میاں نواز شریف صاحب, اور دوسری بات ہے یہ عوام سے شکوہ جو نا, میاں عوام نے کبھی میاں صاحب کو مایوس نہیں کیا. ہو سکتا ہے جب میاں صاحب باہر نکلے ہوں تو میرے طارق بھائی کی زبانی 200 بندہ ہو, لیکن راول پنڈی سے لاہور پہنچنے میں 4 دن لگ گئے تھے میاں صاحب کو. RTS بٹھا کر میاں صاحب کو 2018 میں الیکشن سے باہر کیا گیا تھا. اس کمشنر کا بیان دیکھیں جو اس نے جو جنرل فیض کے سامنے جا کر کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ بیان دیں جا کر, کیونکہ میں صدر بننے والا ہوں, 2024 میں عمران خان کو باہر نکال کے لاؤں گا. اس وقت بھی جنرل فیض پیچھے بیٹھ کر نیٹ ورک چلا رہا تھا 2024 کے الیکشن میں, جب پاکستان تحریک انصاف کو 70-80 سیٹیں دی گئی ہیں. تو میاں صاحب کے ساتھ 2/3 اکثریت اس ملک میں کس کو ملی ہے؟ وہ میاں نواز شریف صاحب کو ملی ہے. لیکن جن کو انہوں نے سندھیلا صاحب, اگر عوام کا ظاہر ہے عوام کا وہ ایک سمندر تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو پھر آج یہی سوال یہی ہے کہ پھر میاں صاحب عوام سے کیوں شکوہ کنا ہے؟ سر میاں صاحب عوام سے وہ دیکھیں نا, انہوں نے جن کو کہا ہے کہ آپ جس کے پیچھے جا رہے ہیں, جن کے مطلب دیکھیں نا. اب مجھے ذرا ایک بات بتائیں, اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, پاکستان اور ڈنمارک کی ایک کمپنی ہے, شپنگ کی سب سے بڑی مرچ کمپنی ہے, $2 ارب کا. آپ IMF سے جو لینے جاتے ہیں کتنے ڈالر, $2 ارب کا معاہدہ ہوا ہے. آج دنیا کا بڑا اسکالر اس وقت آپ کے ملک میں ہے, ایک ملک کا وزیر اعظم ملائیشیا آپ کے ملک میں ہے, IMF سے آپ کی معاملات چل رہے ہیں, دوسری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اس پہ تو بات کرتے ہیں, میاں صاحب کا شکوہ اور گلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بجلی کا ریلیف آپ لوگوں کو پنجاب گورنمنٹ سے مل رہا ہے, مرکز سے مل رہا ہے, اچھا ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے. ہم تو یہ میاں صاحب پہ بات کر رہے ہیں نا, بڑے میاں صاحب کی گفتگو پہ بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کو بھیڑ بکریاں, جس عوام نے ان کو 2/3 اکثریت بھی دی, جس عوام نے ان کا ساتھ بھی دیا, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے جو یہ جملے ہیں, ظاہر ہے پھر ایک بڑے لیڈر کے حوالے سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جن کو کہہ رہے ہیں, جن کی طرف ان کا اشارہ ہے نا, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ پاکستان کی عوام کو نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک شخص کے پیچھے جا رہے ہیں, جس کے ساتھ مل کر, جس کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر آپ اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے ہیں, آپ لاہور پر حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پہ ایک گولی چلائی گئی جو کہ ربڑ کی ہوگی, اب دیکھیں ایک ہجوم آئے گا, وہ اسلام آباد پر قبضہ کرنے آئے گا, تو کیا پولیس جو ہے وہ آگے سے نہیں روکے گی؟ تو ان کو روکنے سے اگر وہ جو بھیڑ بکریاں والے ساتھ آ رہے ہیں وہ آگے سے 10 گولیاں چلائیں گے, تو میاں صاحب ان کو بتا رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے پیچھے, یہ دیکھیں وہ پاکستان کی عوام کو نہیں کہہ رہے, پاکستان کی پوری عوام کو تو نہیں کہہ رہے, وہ ایک خاص طبقے کو کہہ رہے ہیں جو ایک ایسے شخص کے پیچھے گھوم رہے ہیں, ایک ایسے شخص کے لیے ملک تباہ کرنے کے لیے تیار ہے جس نے 4.5 سال کی حکومت میں سوائے ناکامیوں کے. اب مجھے ذرا ایک بات بتا دیں, میں ایک لمحے کے لیے مجھے بتا دیں, اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص مجھے یہ بتا دے کہ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا 50 لاکھ کا گھر کا, 5 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ گھر مجھے بتا دے, میں ہمیشہ کے لیے یہاں پہ بولنا چھوڑ دوں گا. دیکھیں اس کے فالو کرنے والے لوگوں کو وہ بھیڑ بکریاں کہہ رہے ہیں, اور میرے خیال میں میاں صاحب غلط نہیں کہہ رہے, وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. اب ظاہر ہے صدر صاحب پھر سیاسی جلسوں میں جو نعرے اور وعدے ہوتے ہیں کیمپین میں, وہ آپ کے بھی علم میں ہے, ہم بھی جانتے ہیں, جہاں سینئر صحافی بیٹھے وہ بھی جانتے ہیں. ابھی مریم نواز نے, آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں؟ مریم نواز نے آج گھروں کے لیے آج کے دن جو چیک دیے, آپ کو لگتا ہے وہ سیاسی نعرہ ہے؟ 4.5 مہینے کی حکومت گھر بنانے کے لیے چیک دے رہی ہے. چلیں یہ سوال اٹھا لیتے ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں پہ بات کر لیتے ہیں, سیاسی نعرے نہیں ہے. جو میاں صاحب سیاست میں آنے سے پہلے, جو الیکشن میں آنے سے پہلے انہوں نے جو وعدے کیے ہیں, وہ ایک وعدہ پورا کیا. آپ کوئی بھی اٹھا کے وعدے سارے پورے کر دیے جی. نون لیگ نے, مریم صاحبہ نے تمام وعدے جو ہے وہ پورے کر رہی ہیں, آپ کا یہ دعویٰ ہے, اور پی ٹی آئی نے نہیں کیے. چلیں یہ سوال بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ صاحب احتجاج کا ذکر بھی کر رہے ہیں سندھیلا صاحب, اس پہ بھی تھوڑی بات کر لیں. فیصل آباد, میاں والی, بہاولپور میں جو احتجاج ہوا, پولیس کی جانب سے شیلنگ کے مناظر بھی آئے, اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, پکڑ دھکڑ بھی ہوئی. ظاہر ہے, اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ عوام نہیں ہے. تو جب عوام نہیں ہے تو ان کو کیا وجہ ہے کہ پرامن احتجاج کیا جائے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے, اور اگر عوام نہیں ہے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. ان احتجاج کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی ایکسپوز ہوئی پی ٹی آئی؟ یار نکی, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ عوام نہیں ہے تو ڈبل کنٹینرز لگا کے ڈی چوک
बंद किया हुआ है। अवाम नहीं होती तब इन्होंने मोटरवे डबल कंटेनर्स लगा के बंद करते हैं। अवाम नहीं होती तो फैसलाबाद, मुल्तान, मियां वाली जिस जगह की बात करें वहां पे पुलिस शेलिंग करती है। अभी अवाम नहीं होती तो रब बुलेट्स बरसाई जा रही हैं। अवाम निकलेगी तो फिर क्या होगा? मतलब अगर अभी आपकी पैनिक सिचुएशन में ऐसी हालत है कि हैंडफुल ऑफ लॉयर्स जो आज मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आपसे वो हैंडल नहीं हो रहे, आप उनको रोकने के लिए जो है वो डबल कंटेनर्स लगा के सील कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे एक आम आदमी को टाइम लग रहा है डी चौक तक एक्सेस करने में। ये तो अवाम अभी नहीं है, लेकिन ये एकदम फिर किस लिए आप ले रहे हैं? यानी आपको डर नहीं है तो फिर आप ना करें ऐसी चीजें। दूसरी बात है, मियां साहब अभी तक एमको की जन्नत में रह रहे हैं। मियां साहब अभी तक सवाल उठा रहे हैं कि मुझे वो कौन थे जिन मुनासिब करें। ये देखें चलें ये अल्फाज मुझे बोलने थे, आप मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें। मैं जो चलिए कंवर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर संजय साहब मैं आपसे भी लेता हूं। आप सियासी सर आप सियासी कारकुन हैं, आप अपनी राय दे चुके हैं, ठीक है, मैं अपनी राय देने का हक रखता हूं और वो मैं दे रहा हूं। मियां साहब अब जो ये तमाम बातें करें, मुझे ये बताएं कि उस टाइम के जो जजेस हैं वो मौजूद नहीं है। उस टाइम के जो लोग जो लोग ये लोग जिनको समझते थे कि जिन्होंने इन्हें निकाला है, उनको तो आपने सर एक्सटेंशन दी। फिर उन्हीं के हवाले से जब बात आई तो उन्हीं ने आपकी हुकूमत दोबारा लाके बिठाई। अभी आप लोग ही हुकूमत में, मेरे भाई, आप लोग हुकूमत में होकर ये सवाल उठा रहे हैं कि उस टाइम क्यों निकाला था, 2017 के क्या हालात थे। तो सर कब तक ये अवाम उसी हालात में जीती रहेगी? कब तक ये अवाम सिर्फ ये कंसिडर करके कि 2017 में मियां साहब को निकाला था, अभी हम सवाल नहीं कर सकते? कब तक अवाम को आप ये चूरन बेचते रहेंगे? फॉर गॉड सेक सर, हालात आगे बढ़ गए हैं। अब आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ के पीछे लोग निकलते। कितने अरसे मियां नवाज शरीफ जेल में रहे थे? इमरान खान साहब के पीछे अगर निकल रहे हैं लोग तो कुछ देख के निकल रहे हैं। इमरान खान साहब के पीछे अगर लोग खड़े हैं तो उनको पता है कि मियां साहब की तरह, जिस तरह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट उस टाइम नारा लगाया गया था कि वोट को इज्जत दो, और फिर मियां साहब के साथ लोग आए, लेकिन मियां साहब उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। आज इमरान खान साहब ने अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा लगाया है और लोग उनके साथ निकले हैं, कल इमरान खान साहब भी इससे फिर तो आप देखिएगा कि उनके साथ भी नहीं खड़े होंगे। सर इस मुल्क में 75 साल से जो कुछ चल रहा है वो अवाम के सामने है। अवाम जानती है कि कौन हक पे है, अवाम उसके लिए निकलती है। अवाम मालूम है इतने अरसे से जेल में किस लिए डाला हुआ है, अवाम को पता है कि कैसे केसेस आपने बनाए हुए हैं, अवाम को पता है कि आप कैसे फैसले ले रहे हैं, अवाम को पता है कैसे आप जज मैनेज कर रहे हैं, अवाम को पता है आपने कैसे लानी है, अवाम को पता है 63 आपने नजरसानी क्यों लगाई है। तो ये आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, आप इसको छुपा नहीं सकते हैं। इस वजह से आवाम से आप कहते हैं आवाम से शिकवा करना नहीं बनता। आप 30 सेकंड दीजिएगा प्लीज। ब्रेक का टाइम है। संजय साहब आप ही से जवाब लेंगे। आप बिल्कुल रिस्पांस करना चाह रहे हैं और ब्रेक कितना है, ब्रेक के बाद मैं आप ही से इसका जवाब दूंगा। नाजरीन साथ रहिएगा।